गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और कैरियर विल ऐप पर आप सभी का स्वागत है। राइट, तो क्या बच्चों वेट कर रहे थे क्या? क्योंकि कई बच्चों के हैं कि सर आज वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से आइए। राहुल, सुनील, योगेंद्र, विकास, मधुर, सुषमा, मोहित, विभा, तो आप सभी को बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखिए हमारी क्लास का जो टॉपिक था, ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसमें फंडामेंटल राइट का टॉपिक शुरू कर दिया गया है और पहला टॉपिक मौलिक अधिकार ही लिया गया है। तो कुछ मैंने फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ बातें आपको बताई। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि एक तो व्यू दिया कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के विरुद्ध यानी कि सरकार के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं, ऐसा आर्टिकल 32 कहता है। ये जस्टिसेबल, वाद योग्य और प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल होते हैं, ये बाध्यकारी होते हैं और ये आंतरिक नहीं होते यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है केशवानंद केस के अनुसार। ये तमाम तरह की बातें बताई। फिर मैंने आपको डिस्कशन कराया था कि जो फंडामेंटल राइट जो है अलग अलग टाइप यानी कि अधिकार कई टाइप के होते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट होते हैं, लीगल राइट विधिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट होते हैं जिनको मानवाधिकार अधिकार भी कह सकते हैं, और एक आपके संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होते हैं। एक राइट कई तरह का राइट भी हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कहीं पर कोई डाउट होता है, तो फिर मैं आपको एक ग्रुप भी दूंगा, एक ग्रुप बताऊंगा, उस ग्रुप से आप जुड़ जाना और वहां भी क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हो। तो फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून और आपका कैरियर विल ऐप पर आप सभी का स्वागत है। सर आप कांटेक्ट करना है तो कोई वे बताइए। अच्छा, मैं आपका नालायक बच्चा हूं सर, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। ब्लर कैसे आ रहा है? कहीं नेट तो आपका कमजोर नहीं चल रहा? सर साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इस साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए मुझे, साउंड में अगर कहीं दिक्कत है। देखो फंडामेंटल राइट की जो हिस्ट्री है, मैंने आपको देखो ज्यादा फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री जानने से कोई फायदा थोड़ी है। मैंने अमेरिका की कहानी बता दी कि बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका में आया था ये, और अमेरिका में फंडामेंटल राइट को जो है एब्सोल्यूट माना जाता है, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका को बाद में ये फील हुआ कि अगर हम इसको एब्सोल्यूट बना देते हैं, आंतरिक बना देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो अराजक हो सकती है। राइट, और इसलिए बाद में क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर का एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर कहते हैं, जिसके तहत अमेरिका ने ये कहा, अमेरिका के संविधान में एक बदलाव किया गया कि समय के अकॉर्डिंग अगर कोई इस तरह की कोई बात है तो मौलिक अधिकारों में जो है मौलिक अधिकारों को बाउंडेड किया जा सकता है। कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ आधारों पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसी बात को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका का संविधान तो पहले बना, उनके संविधान में तो निर्बंधन की कोई बात नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस की कोई बात नहीं थी, तो बाद में जोड़े गए। हमारा संविधान बना बहुत बाद में, 1950 में जाकर जब लागू हुआ, तो हम ये समझ चुके थे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हम उन फंडामेंटल राइट को रीजनेबल यानी कि कहने का मतलब है एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, यानी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ आधारों पर हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाना होगा। लेकिन वो जो आधार हैं, वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो निर्बंधन हैं, वो रीजनेबल होने चाहिए, उनका आधार एक रीजनेबल होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश का जो हमारे संविधान में जो आम जनता को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो आंतरिक नहीं है, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाकर उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब कहानी में ब्रिटेन की बताऊं, फलाने देश की बताऊं, उसमें कोई फायदा थोड़ी है, कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है। ठीक है, कि कहां से स्टार्टिंग हुई, क्या स्टार्टिंग हुई, ये बेकार की बातें होती हैं। जो चीजें समझने लायक होती हैं उन चीजों को समझिए। समझ में आ गया? क्लियर है? और कहानी अगर थोड़ी बहुत मैंने बताई तो फिर अमेरिका की कहानी मैंने हल्की सी बता दी, क्योंकि यहां मेरी जो क्लास होती है, मैं आपको बच्चों बता दूं, क्लास मेरी जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास होती है, फालतू की चीजों पे मैं कभी फोकस नहीं करता।
मेरे यानी कि जो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी मैं सेंटेंस बोलूं उसमें हर सेंटेंस में आपका आंसर होना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिले। ठीक है, तो मेरे अगर आप स्पीच को भी सही ढंग से आप सुनोगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। हालांकि ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, अभी मेंस का प्री कम मेंस का बैच चल रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन बच्चों को दिया था, फंडामेंटल राइट से संबंधित था कि आप वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की संकल्पना से क्या समझते हैं, क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है, भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। क्योंकि मेरा एक बैच जो है यहाँ पर प्री कम मेंस का भी चलता है, ISPCS के लिए जो प्री कम मेंस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी बैच मेरा है जो इस टाइम रनिंग में है, चल रहा है। ठीक है, उसमें आंसर राइटिंग होती है, पॉलिटी का ही वो चल रहा है। खैर, अब देखिए, हालांकि फंडामेंटल राइट में चलो ये तो समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा नॉर्मल बातें समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है, जब हमारा संविधान बना तो फंडामेंटल राइट पहले कितने थे? पहले मौलिक अधिकार 7 थे जब हमारा संविधान जो है इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन आज की डेट में फंडामेंटल राइट कितने? 6 हैं। अब ये 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा बता दूं, फिर एक एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे। जैसे एक तो है राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम है, हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू कल्चरल है एंड एजुकेशनल है। और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है। फिर राइट टू संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। ये राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर कहां तक है? 22 तक है। ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 एंड 24 है। और ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फिर उसके बाद राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए है, आर्टिकल 29 और 30 है, राइट। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो क्या है? आर्टिकल किसमें? 32 में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं ये कितने हैं? ये 6 फंडामेंटल राइट हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल राइट स्वतः लागू हो जाते हैं, यानी कि इन्हें
लागू करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों, लिख लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो पहले 7 थे और आज कितने हो गए, 6। अब ये जो 7वां फंडामेंटल राइट कौन सा खत्म हुआ है? जैसे आपने देखा होगा कि एक राइट टू प्रॉपर्टी था। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, ये पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। तो आपने देखा होगा कि संपत्ति का अधिकार ये आर्टिकल 31 में था और साथ में आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें एफ में भी था। तो इसलिए पहले ये क्या था? अपने आप में एक फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, क्योंकि 12 से 35 तक लिखा था। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो इसको हम आरटीपी कहेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी कहेंगे, लेकिन हुआ क्या कि एक 44 अमेंडमेंट हुआ। और ये 44 अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में हुआ। और आरटीपी को क्या बना दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। किस में रख दिया गया इसको? आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में रख दिया गया और आज ये क्या है? एक लीगल राइट है। कैसा अधिकार है? आज एक विधिक अधिकार है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विधिक अधिकार। अब एक आपके दिमाग में एक बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि चलो वो तो बात ठीक है कि पहले एक फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, और आज एक विधिक अधिकार है क्योंकि आर्टिकल 300A में है। पहले 31A में भी था और आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है उसके F में भी था। लेकिन 44 अमेंडमेंट करके वहां से वो हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले भी था, वो आज भी है, लेकिन अंतर ये कि पहले ये फंडामेंटल राइट था और आज एक लीगल राइट है। लेकिन बात ये आती है कि फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है। देखिए, आप ये जानते हो जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया कि आर्टिकल 32 इस बात को कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सिबल है, यानी कि परिवर्तनीय है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कोर्ट दंड देने का प्रावधान रखता है, राइट। साथ में ये भी है आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो वो ये भी कहता है कि अगर, कहने का मतलब ये है कि ये नागरिकों के विरुद्ध, यानी कि राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार है। और अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है, राइट। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। ये अधिकार उसको मिले हुए हैं। अब बात ये आती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम अपने डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो वहां कल्याणकारी राज्य की बात लिखी है, वेलफेयर स्टेट। अब सरकार का उद्देश्य तो वेलफेयर स्टेट ही होना है कि भाई सरकार जो है इस तरीके से अपने कानून या प्रोग्राम बनाए ताकि एक वेलफेयर स्टेट बना सके, ताकि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लाया जा सके, यानी कि एक सामाजिक न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय लोगों को प्राप्त हो सके। और वो कब प्राप्त होगा? जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो वो स्थापना तो तभी होगी ना जब सरकार वेलफेयर में काम करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारें वेलफेयर में काम करती हैं लेकिन लोगों के मौलिक अधिकार बीच में आ जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारों ने जमीनों को लेना शुरू कर दिया और लोग बाग उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जैसे खुद आपने देखा होगा कि जमींदारी उन्मूलन कानून 1951 में बना और फिर जो जमींदार थे वो संपत्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। तो इस बात को देखते हुए संपत्ति को अधिकार को लेकर काफी वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में चले, लेकिन एंड में 44 अमेंडमेंट आया और इसको संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो आर्टिकल 300A में क्या लिखा है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी, यानी कि संपत्ति के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा आर्टिकल 300A में लिखा है
कि संपत्ति का जो कानून बनेगा, जो संसद कानून बनाएगी, उसके तहत, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही किसी को राइट टू प्रॉपर्टी से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। हालांकि यही लाइन आर्टिकल 31 में भी लिखी थी, यही लाइन 300A में लिख दी, बस अंतर बहुत बड़ा ये आ गया कि पहले वो 31 में था, अब 300A में है। कई बार सरकारें क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि सरकारें पब्लिक वेलफेयर के लिए जमीनों को लेना शुरू कर देती है। रोडवेज यानी कि नेशनल हाईवे बनाती है, स्टेट हाईवे बनाती है, रेलवे के लिए जमीन लेना शुरू कर देती है। तो क्या इन आधारों के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि भाई मैं जमीन नहीं दूंगा और मेरा तो ये फंडामेंटल राइट है? पहले ऐसा बहुत हुआ करता था, लेकिन अब जब से इसको लीगल राइट बना दिया तो यहां पर एक कानून बना दिया गया और ये तय कर दिया गया कि ठीक है भाई, अगर सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी तो वहां फंडामेंटल राइट को लेकर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। हाँ, जमीन को लेकर जो पैसे का उसका जो कंपनसेशन है उसको लेकर कोर्ट में आप जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ताकि सरकार के जो लोक कल्याण के काम है वो ना रुक पाए। अगर ये मौलिक अधिकार अगर होगा तो इससे तो ये होगा कि भाई सरकार के लोक कल्याण के काम रुक जाएंगे और सरकार का जो एक उद्देश्य है आर्टिकल 38 के अनुसार वो उसका रुक चुका होगा। देन इसी वजह से इसको मौलिक अधिकार की जगह लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? ये समझ में आ गया? यहां कोई पॉइंट तो नहीं है? फिर आगे बढ़ी तो यहां पर सिर्फ मैंने ये बताया कि 6 तरह के फंडामेंटल राइट है वर्तमान में, और पहले 7 थे, और 7वां संपत्ति का अधिकार क्यों हटा दिया गया वो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कोई डाउट यहां पर? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? आगे बढ़े फिर हम। ठीक है बिल्कुल। देखो, संपत्ति का कानून ये कहता है कि जो अब कानून बना हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी का, कि 80% जो किसानों से पूछना पड़ेगा। अगर वो 80% वहाँ के किसान राजी हैं, तो जैसे सपोज करो कि कोई डेवलपमेंट का काम वहाँ सरकार करना चाहती है, कोई शहर बचाना चाहती है, या कंपनियों के लिए ज़मीनें खरीदना चाहती है, तो वहाँ उस कानून के तहत जो कानून में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग पालन होना चाहिए। तो उसमें बहुत से पॉइंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 समझ में आ जाएगा बच्चे, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 32 में रिट दी हुई है कि अगर मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो जैसे आर्टिकल 32 को आप बार बार पूछ रहे हो मेरे से, आप इतना सिंपल समझो कि आर्टिकल 32 के तहत ये जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार है। यानी कि अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो आप सीधा सीधा सरकार के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 आया और 144 पिटीशन डाली गई। कहां पर डाली गई? सुप्रीम कोर्ट में। और वो आम जनता ने तो डाली किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 आया ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, इस आधार पर डाल दी गई। लेकिन मैंने कल की क्लास में एक बात भी बताई थी, लेकिन कोई सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। जैसे केरल सरकार ने भी इस कानून का विरोध किया और वो आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट में गई, केंद्र सरकार के खिलाफ केस कर दिया उसने। समझ में आ गया कि नहीं आया? आर्टिकल 19 के 1F में मैं आपको बताता रहा हूं, संपत्ति का अधिकार लिखा हुआ था स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। तो ये 44 अमेंडमेंट जो हुआ है, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये दोनों आर्टिकल्स यहां से रिमूव कर दिए गए। इसका मतलब यहां पर इनमें अब कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? ये मेरा बताने का मतलब है कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में 2 जगह लिखा हुआ था, पहले लिख लिया, अब उसके बाद आ गए। चलिए खैर, कुल मिलाकर यहां बच्चे समझते रहना। यहां पर अब बात आती है बच्चे, देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं। आर्टिकल 12, सबसे पहले 12 से स्टार्टिंग होती है।
इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है। क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। अब बात यहां पर यह आती है कि राज्य की जो परिभाषा दी गई है इसका क्या मतलब है और क्यों दी गई है। हालांकि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 36 में भी है, तो 36 में डीपीएसपी के रूप में दी गई है। तो जो परिभाषा आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के रूप में दी गई है, वहीं डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में आर्टिकल 36 में भी दी गई है, राइट। लेकिन स्टेट की परिभाषा दी क्यों गई है और स्टेट की परिभाषा का मतलब क्या है, यहां पर दो चीजें उभर के आती हैं, राइट। एक अमित साहब पूछ रहे हैं कि सर यदि किसी की प्रॉपर्टी में ऑयल निकल आए तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो अमित ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे, जैसे इनका क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि सर अगर किसी की प्रॉपर्टी में ऑयल निकल आए और ऑयल का बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो फिर क्या होगा, उसका संपत्ति का क्या किया जाएगा। देखो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब संपत्ति के अधिकार को लेकर शुरुआती दौर में जब मुद्दे उठे थे तो जमींदारों की जमीन को सरकारों ने लेना शुरू कर दिया था। साथ में जो खनन थे, खदान थे, तेल क्षेत्र थे, उन्होंने सरकार ने अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया था। क्यों लेना शुरू कर दिया था? क्योंकि आप जानते हो कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो दो आर्टिकल, नए आर्टिकल हमारे 31 में जोड़े गए थे, 31A और 31B। जब 31A जोड़ा गया तो उसमें यह कह दिया गया था कि वो जो था लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से संबंधित था। यहां पर भूमि सुधार और सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? यहां पर मतलब यही था कि ऐसे क्षेत्र जहां खनन है, जहां खदान है, जहां पर तेल क्षेत्र है, तो उनको सरकारें जो है वो लीज पे ले सकती थी या सरकार उनको खरीद सकती थी या उन पे अपना अधिकार रख सकती थी, ठीक है। ताकि जो है जब हम डीपीएसपी के रूप में आर्टिकल 39B और C में जाते हैं तो वहां पर एक बात और लिखी गई है, क्योंकि इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है, थोड़ा विस्तार के साथ समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39B और C को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है डीपीएसपी के रूप में, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधनों का फेयर वितरण होना चाहिए, यानी कि उचित वितरण हो, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस, और उनका एक जगह कहीं संकेंद्रण ना हो। मान लीजिए आपने देखा होगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। ये 14 बैंकों का 1970 के डिकेट में राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था? इसी वजह से तो हुआ था कि ताकि किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार ना हो जाए बैंकों के ऊपर, और प्राइवेट व्यक्ति का ही अगर अधिकार बैंकों के ऊपर हो जाएगा तो फिर सरकार क्या काम करेगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य तो सोशलिज्म पैदा करना है ना, समाजवाद को लाना है। फिर समाजवाद कैसे लेके आएगी वो? तो ये आपस में एक दूसरे के इंटरलिंक होती हैं ये चीजें। मेरा बताने का मतलब है कि अगर कोई तेल का क्षेत्र अगर कहीं निकल आता है, मान लो कि 2 किलोमीटर के एरिया में वो तेल क्षेत्र निकल के आता है, तो क्या वो संपत्ति किसान की रहेगी? बिल्कुल डेफिनेट है वो संपत्ति किसान की है, लेकिन सरकार उसको अपने आप ले लेगी। यानी कि अब उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा, लेकिन सरकार उसको उस खेत के बदले कंपनसेशन देगी, क्योंकि उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? सरकार का। समझ में आ गया कि नहीं आया? उचित मात्रा में जो भी कंपनसेशन बनेगा सरकार देगी, लेकिन उस पर नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले लेगी उसको, क्योंकि जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं उनको किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, उन पर नियंत्रण किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक संसाधनों के उचित वितरण की बात हमारा आर्टिकल 39 का B और C पॉइंट करता है। तो कहने का मतलब है इसी बात को देखते हुए हमारे देश में समाजवाद की अवधारणा, सोशलिज्म की अवधारणा को पैदा करने के लिए या लाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह के, जैसे रेलवे पर अधिकार किसका? गवर्नमेंट का है। हालांकि धीरे धीरे इस अवधारणा में बदलाव आ रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, हर सेक्टर का हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, समझे? चलो खैर इन चीजों को हम थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पॉइंट बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है
देखिए मैं जो आपसे बात, देखिए आप एक साथ हर चीज को समझने का प्रयास करोगे तो नहीं समझ पाओगे। रीजन क्या होता है कि बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं, ठीक है, और मैं 4 शब्दों में हर बात को समझा भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझ में अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, वो 2-4 दिन की क्लासों के बाद अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हो ना तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि जब आप नई चीज को पढ़ते हो तो नई चीजों में बहुत सी नई बातें या नए कंसेप्ट आते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग के ऊपर कर भी निकल के जाते हैं। तो उसमें परेशान या घबराने की या पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे कंसेप्ट का लेवल बढ़ता है, आपकी समझ का लेवल बढ़ेगा, तो वो चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें तो आप पैनिक मत होइए। दूसरा, एक बच्चे ने जैसे मैग्ना कार्टा की बात की, तो ब्रिटेन में एक बिल रखा गया था फंडामेंटल राइट को लेकर, तो उसको मैग्ना कार्टा कह दिया गया था। जब किसी बात को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर जब पहली बार कोई बिल रखा जाता है, उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट को लेकर पहली बार जो बिल रखा गया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में रखा गया था। और ये बात थी कब की, क्योंकि लॉर्ड रिपन 1879 से लेकर 84 तक भारत के वायसराय रहे थे। तो उन्हें स्थानीय शासन यानी कि उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्योंकि पहली बार बिल रखा गया इसलिए उसको स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा बिल कहा जाता है। तो हम एक मोटी मोटी भाषा में ये समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये मैग्ना कार्टा था, तो मैग्ना कार्टा का मतलब है किसी सब्जेक्ट को लेकर हम जब कोई बिल पहली बार रखते हैं तो उसको मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा कह सकते हैं या संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, प्राइवेटाइजेशन से फायदा है या नुकसान है वो एक अलग चीज है। नुकसान भी होते हैं तो फायदा भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, अब यहां पर पहले अब राज्य की परिभाषा को ध्यान से समझ लेना। मैंने यहां पर 2 बातें बताई कि स्टेट, जो राज्य की परिभाषा, यहां राज्य का मतलब बिहार या यूपी नहीं है, यहां राज्य का मतलब कुछ और ही माना जाता है। यहां पर राज्य का मतलब क्या माना जाता है? यहां राज्य का मतलब है संघ कार्यपालिका, यानी कि हम कह सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऐसे लिखो आप। राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 में कौन कौन आते हैं? संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका, यानी कि यहां पर न्यायपालिका शामिल नहीं है। राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, इसका मतलब यहां पर जो राज्य न्यायपालिका शामिल नहीं है। लोकल गवर्नमेंट, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे। इसका मतलब देखा जाए तो ये जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल 12 की परिभाषा में नहीं आता है। तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है आर्टिकल 12 का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार के जो सभी अन्य पार्ट ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि जुडिशरी कुछ मामलों में, कुछ पॉइंटों में जुडिशरी आ सकता है, लेकिन बट वो चैप्टर हमारा मुद्दा नहीं है, ठीक है। वो खासकर कुछ प्रशासनिक मामलों में जुडिशरी को राज्य की परिभाषा में लाया जा सकता है, लेकिन जुडिशियल मामलों में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा एक बात समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाहता हूं।
अब ये राज्य की परिभाषा क्यों दी गई? भाई सपोज करो कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मैं किसके खिलाफ जाऊंगा? मैं सरकार के खिलाफ ही तो जाऊंगा। लेकिन सरकार का मतलब यानी कि मतलब क्या होगा? राज्य का किसके खिलाफ जाऊंगा? राज्य का मतलब क्या माना जाएगा? ठीक है, मैं अगर कैरियर विल के खिलाफ मैं केस करूं तो कैरियर विल जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, क्या कैरियर विल एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा? नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन कैरियर विल तब जरूर आ सकता है कि अगर सरकार इसको प्रमोट करे, सरकार इसको फाइनेंस करे और फ्री एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन दे, तो तब कैरियर विल बेशक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन सरकार की गतिविधियां इसमें शामिल हैं और सरकार इसको फाइनेंस कर रही है, सरकार इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, तो तब कैरियर विल जो है सरकार यानी कि राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकारी अथॉरिटी तो राज्य की परिभाषा में आती हैं, लेकिन कोई प्राइवेट अथॉरिटी भी लाई जा सकती है बशर्ते कि उसका नेचर कैसा है ये देखना होगा। अब यहां मोटा मोटा ये तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि राज्य की परिभाषा में ये है, लेकिन गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस आए कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंटल अथॉरिटी को लेकर, हालांकि आर्टिकल 12 गवर्नमेंटल अथॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं देता, कहीं कोई डिफाइन यानी कि कोई परिभाषा डिफाइन नहीं है हमारे संविधान में कि ये जो अन्य प्राधिकृत बोला है, जो अदर अथॉरिटी बोला है, इसका क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई परिभाषा इसकी तय नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया तय कर दिया है और जो टाइम टू टाइम वो क्राइटेरिया में बदलाव भी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतना ही कहा है कि वो सभी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आएंगी कि जहां पर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग कितना, सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण उस संस्था में कितना है, सरकार का जो वित्तीय कंट्रोल कितना है उस संस्था में, सरकार उसको फाइनेंस कर रही है नहीं कर रही, सरकार का जो पब्लिक वेलफेयर का काम है, लोक कल्याण का काम है, वो इंस्टीट्यूशन बेशक चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, उसमें उसकी भूमिका कितनी आ रही है। जो काम सरकार पहले करती थी और वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से करने लगे और कहीं ना कहीं सरकार में उसकी भूमिका हो उस इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कोर्ट ने तय कर रखी हैं कि क्राइटेरिया ये तय करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई राज्य की परिभाषा में संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका, राज्य कार्यपालिका, राज्य न्यायपालिका, स्थानीय सरकार जिसमें जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आते हैं। लेकिन मुद्दा अन्य प्राधिकरण को लेकर, अदर अथॉरिटीज को लेकर आता है। तो क्या इसमें जो सोसाइटी होती हैं क्या वो शामिल हैं? तो सोसाइटी भी शामिल की जा सकती हैं बशर्ते कि वो राज्य की परिभाषा का जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत वो आती हो कि भाई सरकार का उस पर प्रशासनिक नियंत्रण कैसा है, सरकार का उस पर फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कैसा है, सरकार के लोक कल्याण के काम वो सरकार संस्था कर रही है नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी भी इसके अंतर्गत आ सकती है बशर्ते कि उस क्राइटेरिया को जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है उसको फुलफिल करता हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये पॉइंट आता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये अन्य प्राधिकरण, अब अन्य प्राधिकरण को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कई केस आए अन्य प्राधिकरण को लेकर। देखें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कई केस आए। अब उन केसों की अगर हम बात करें तो जैसे एक केस आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक केस आया था वर्सेस मोहनलाल। राज्य की परिभाषा को लेकर जब ये केस आया अन्य प्राधिकरण को लेकर, तो एक राजस्थान जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसको तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो प्रबंधन है वो सरकार चलाती है, सरकार की कंट्रोलिंग पावर है। तो इस तरह की जितनी भी बॉडी हैं वो सब क्या मानी जाएंगी, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। तो इसका मतलब इस तरह की तमाम बॉडी यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो आएगा ही आएगा, साथ में सभी यूनिवर्सिटी जो हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रबंधन का काम किसके दायरे में आता है, सरकार के अंदर में आता है। तो सभी यूनिवर्सिटी
इस अन्य प्राधिकृत के तौर पर आएंगी, राज्य की परिभाषा में आती हैं। एक केस आया, आपने देखा हो, सुखदेव वर्सेस भगत राम। सुखदेव वर्सेस भगत राम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज जिसको कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जैसे एक सेल है, आपका गेल है, आपका भेल है, ये तमाम तरह की जो संस्थाएं होती हैं, ये भी क्योंकि सरकार का इन पर कंट्रोलिंग पावर होता है, ये सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं और ये भी राज्य की परिभाषा में डिफाइन होंगी। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के से केस आते हैं, यानी कि सेल है, घेल है, बेल है, ओएनजीसी है, आपका एलआईसी है, ये तमाम तरह की संस्था राज्य की परिभाषा में आती है। तो यहां कुल मिलाकर मेरा बताने का या कहने का मतलब ये था कि आर्टिकल 12 को लेकर कई बार जो है कॉन्फ्लिक्शन पैदा होता है। तो बस मोटा मोटा आप ये समझो, इसका जो कंक्लूजन है कि आर्टिकल 12 में अन्य प्राधिकृत को लेकर कोई परिभाषा डिफाइन नहीं की गई है और कोर्ट ने भी इसकी कोई परिभाषा तय नहीं की है। लेकिन कोर्ट ने इतना कहा है कि हम एक क्राइटेरिया तय कर देते हैं, उस क्राइटेरिया में अगर कोई चीज फुलफिल होती है तो वो अन्य प्राधिकृत के रूप में आएगी। यानी कि बहुत सी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या जो सोसाइटी हैं वो भी जो है राज्य की परिभाषा में लाई जा सकती हैं अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। जैसे प्रशासनिक नियंत्रण कितना है, वित्तीय नियंत्रण कितना है, सरकार का उसके प्रबंधन में कितना बड़ा योगदान है, उस इंस्टीट्यूशन का लोक यानी कि लोक कल्याण में कितनी बड़ी भूमिका है, इन तमाम तरह के मैटर को देखा जाता है। समझ में आ गया? अब हम ये कह सकते हैं कि राज्य की परिभाषा में हम सभी यूनिवर्सिटी को मान सकते हैं, हम सेल घेल को मान सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को मान सकते हैं, हम जो है ओएनजीसी को ले सकते हैं, एलआईसी को ले सकते हैं। लेकिन अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि पिछले साल 2019 का मामला था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या राज्य की परिभाषा में आएगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा क्योंकि यहां पर भारत सरकार का यूएनओ पे कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर सपोज करो कि भारत का कोई व्यक्ति है और वो भारत सरकार के खिलाफ कोई केस करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। केस यूएनओ में या कोई अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहां पर केस तभी जा सकता है, या यूएनओ में कोई व्यक्ति किसी देश का तभी जाएगा जब उस देश की सरकार उस पर मोहर लगा देगी। यानी कि सरकारों का मोहर लगना जरूरी है, तभी कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस जा सकता है, अन्यथा नहीं। समझे कि नहीं समझे? जैसे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक प्रयास ये भी किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस कर दिया गया कि भाई हम केस करेंगे इस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भारत सरकार का, यानी भारत सरकार के खिलाफ। लेकिन प्रावधान या प्रोविजन ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया या यूएनओ हो गया, ये राज्य की परिभाषा में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत सरकार का वहां पर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है और ये राज्य में डिफाइन नहीं हो सकते। और अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई केस अगर जाएगा तो वो तभी जा सकता है कि जब सरकार अपनी मोहर लगा देगी, अन्यथा केस वहां पर नहीं लाया जा सकता। राइट? पहले तो ये बताइए, इतना समझ में आ गया? देखिए शिवानी जी, आप जो कह रही ना सर टॉपिक पढ़ाएं, यहां मैं डीडीएलजी की कहानी पढ़ा रहा हूं क्या? ये जो आप पढ़ रहे हो ये डीडीएलजी की कहानी पढ़ रहे हो या फिर पद्मावत की कहानी पढ़ रहे हो? आई थिंक मैं शिवानी जी आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, अगर क्लास आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप क्लास छोड़ सकते हो। राइट? इतनी मन से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, और आप ये कहना चाह रही हो कि सर टॉपिक पढ़ाओ। ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? और आपको अगर बस सिर्फ इतना पढ़ना है कि सर आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, तो भैया मेरी क्लास में नहीं होता है ऐसा सिस्टम। मन से पढ़ाता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है, ताकि आपका एक लेवल क्लियर हो सके। ऊपर से मेरे से नहीं पढ़ाया जाता और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूं। व्यवहारिक हमेशा जो है कोशिश ये करता हूं कि आपके दिमाग में वो चीजें आए। चलिए खैर, आर्टिकल 12 है। अब एक बात और दिमाग में आपके आ रही होगी कि ये जो स्टेट की परिभाषा, क्योंकि हमें इसकी स्टेट की परिभाषा क्यों डिफाइन करना है कि जब हम बार बार हमने पिछली क्लास में एक बात हमने पढ़ी
कि ये नागरिकों के विरुद्ध, यानी कि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिशन में वो कौन होगा, राज्य की परिभाषा का फिर क्या मतलब होगा। इस वजह से इसको डिफाइन करने की आवश्यकता हुई कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो किसके विरुद्ध केस करेगा, तो राज्य के विरुद्ध केस करेगा। राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब ये मतलब माना जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें सही ढंग से पढ़ना नहीं है वो क्लास मेरी देखना बंद कर दे। मैं इस पर, देखो हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन कभी भी क्वालिटी के साथ, मेरा देखो खुद का मानना है, आप मेरे छोटे भाई हो, मेरे छोटे बहन हैं आप, ठीक है। अगर हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइजिंग करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से ऐसे हैं आपको खुद नहीं पता कि सिलेबस में होता क्या है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको यह भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बहुत से छोटे बहनों और भाइयों को यह भी नहीं पता। तो इस तरीके से मेरी आदत नहीं है मैं क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइजिंग करूं। अब बात आता है यहां पर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में अगर देखें तो सीधा सीधा एक बात बोली गई है कि मौलिक अधिकारों में या ऐसे कह सकते हैं मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट लिमिटेड, या फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं किया जा सकता, हम ये भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल 13 खुद कहता है कि फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं किया जा सकता या फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी को लेकर यह आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको लेकर काफी वाद विवाद हुए। आर्टिकल 13 को लेकर शंकरी प्रसाद केस आया, आर्टिकल 13 को लेकर सज्जन सिंह केस आया, गोलकनाथ केस आया, केशवानंद केस आया, मिनर्वा मिल्स केस आया, देन कोहिलो केस आया, तमाम तरह के केस आए। लेकिन अब हमें समझना यह कि आर्टिकल 13 है क्या, क्या कहता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 को अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 13 में सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 है, और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 है, और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 है। ये क्या कहते हैं, यानी कि सिंपल वे में देखा जाए तो आर्टिकल 13 सीधा सीधा कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट को लिमिटेड नहीं किया जा सकता, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन होगा, कोई अमेंडमेंट किया जाएगा, तो देन वो लॉ अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो ये पॉइंट है वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है, यहां पर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की जाती है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि पूर्व संवैधानिक विधियां। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान पश्चात विधियां। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि डेफिनेशन ऑफ लॉ। विधि की परिभाषा। और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है, यह हालांकि बाद में जोड़ा गया था। यह हुआ क्या था कि एक 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में,
और इसको ऐड कर दिया गया था आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 को। इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात, आर्टिकल 13 की कोई बात फंडामेंटल राइट पर लागू नहीं होगी। यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं, 368 पर, आर्टिकल अनुच्छेद 368 पर लागू, जिसमें संविधान संशोधन लिखा, लागू नहीं होगी, ये लिख दिया। यानी कि आर्टिकल 13 का कोई भी स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 368 पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये बोल दिया गया। लेकिन अब इन सभी आर्टिकल्स को एक बार थोड़ा सा सही ढंग से हमें समझना है कि ये क्या कहता है। ठीक है, देखिए आप ये तो समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 कहना क्या चाहता है और इसको लेकर केस क्यों आए। क्योंकि आर्टिकल 13 को लेकर जो हमारी विधायिका है, हमारा जो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट है, और जो जुडिशरी है, इन दोनों के बीच में वाद विवाद चला। संसद ने संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उधर न्यायपालिका ने संसद के बनाए गए कानून को रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी तरफ कि जहां कोर्ट के डिसीजन को फिर संसद ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपस में दोनों का वाद विवाद चलता रहा। उसको हम समझेंगे वो कैसे चला, लेकिन सबसे पहले हम चारों आर्टिकल्स को इसके अंदर जो दिए हुए हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि इसकी कहानी थोड़ी हमें समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहां पर आर्टिकल 13 सीधा सीधा कहना चाहता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यह कहता है कि संविधान के बनने से पहले अगर कोई लॉ है और वो हमारे फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करता है, सीमित करता है, तो वो लॉ यानी कि वो कानून या वो विधि अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो कानून अपने आप शून्य हो जाएगा। इसका मतलब संविधान बनने से पहले अगर कोई लॉ ऐसा है जो हमारे फंडामेंटल राइट को लिमिटेड या सीमित करता है, तो वो लॉ, वो कानून अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही शून्य हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, संविधान पश्चात विधियां। अगर कोई विधि या कोई लॉ ऐसा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करता है, फंडामेंटल राइट को सीमित करता है या उसमें कोई परिवर्तन करता है, तो वो लॉ अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कानून अपने आप ही शून्य हो जाएगा। ये तो संविधान से पहले की विधियों की बात कर रहा है और इस संविधान के पश्चात की विधियों की बात कर रहा है। इसका मतलब आज की डेट में क्लियर हो गया यहां पर पॉइंट। अब यहां पर लॉ की, जो हम बार बार लॉ की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन दी है यहां पर। और लॉ की डेफिनेशन में अगर हम देखें, लॉ की परिभाषा में देखें, तो लॉ की परिभाषा का क्या मतलब माना गया है। लॉ की परिभाषा का मतलब यहां पर माना गया है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या, अध्यादेश। बाय लॉ है यानी कि पूर्व, यानी कि एक तरीके से कहते हैं उपविधि। कोई रूल है जिसको हम नियम कहते हैं, कोई रेगुलेशन है जिसको उपनियम कहते हैं, हम विनियम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। कोई भी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हो गया, या कोई भी यूजेस हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी यूजेस हो सकता है। बिल्कुल बच्चे, आप कोई भी एग्जाम दे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरा कोर्स ले सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। फिर कस्टम्स की बात करते हैं हम, यूजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कस्टम्स की और यूजेस की। इसको हम अधिसूचना कह सकते हैं। ये हमारी कस्टम्स, जैसे हमारी परंपराएं होती हैं, यूजेस होते हैं, कस्टम्स परंपरा होती है।
ठीक है, हमारी प्रथाएं होती हैं वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर जब हम आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि लॉ का मतलब क्या माना जाएगा कि कोई भी अगर ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, क्योंकि अध्यादेश की पावर राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है, कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, या कोई भी उपविधि बनाई जाती है, कोई भी नियम या कोई विनियम या कोई आदेश या कोई नोटिफिकेशन, कोई परंपरा या प्रथा अगर हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करती है या परिवर्तन करती है तो वो मौलिक अधिकार वो अपने आप, वो लॉ यानी कि वो ऑर्डिनेंस, वो बाय लॉ, रूल या रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, कस्टम या यूजेस, वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि विधि की परिभाषा के रूप में ये दिया हुआ है। लेकिन एक बात यहां पर समझना कि विधि की परिभाषा के रूप में यहां पर संविधान संशोधन नहीं दिया हुआ, कहीं पर भी संविधान संशोधन नहीं लिखा गया, क्योंकि जब आगे मैं केस बताऊंगा तो इसका बहुत बड़ा रोल आएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नहीं लिखा गया, संविधान संशोधन नहीं लिखा गया। और आगे ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आगे केस पढ़ाऊंगा ना तो इस संविधान संशोधन का बहुत बड़ा रोल आएगा। तो इतना अभी फिलहाल समझो कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, लेकिन विधि की परिभाषा में अध्यादेश, उपविधि, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस शामिल है। राइट। दूसरी बात, आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 4 है, ये 24वां संविधान संशोधन, CAA का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और हमने आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ दिया और इसमें कहा कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी, क्योंकि गोलकनाथ केस के बाद 1967 के बाद एक्चुअली में ये बदलाव किया गया था। और क्यों बदलाव हुआ जब मैं केस पढ़ाऊंगा तो तब ये समझ में आएगा। फिलहाल इतना आप लोगों ने लिख लिया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर ऑर्डिनेंस लाके, अध्यादेश लाके कानून बना सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये बताओ बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? हो गया बच्चों, क्लियर है? मुझे थोड़ा सा हरी झंडी दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर यहां से किसी का कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अब देखिए, और ये सब आर्टिकल 13 का 4 इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अब मैं इसके बाद जब केस पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा ये। क्योंकि अभी अगर मैं बताने लगूं तो समझ में, क्योंकि पूरी कहानी तो मुझे पढ़ानी पड़ेगी, पहले केसों की कहानी पढ़ानी पड़ेगी तभी तो आएगा। तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि ये पॉइंट आपको आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 तब समझ में आएगा जब मैं पूरी कहानी पढ़ाऊंगा इसकी। ठीक है, केस वगैरह बताऊंगा। ठीक है विकास, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 और 13 का प्लीज अगेन। तो यहां पर सिर्फ मैंने बच्चे ये कहा है कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर संविधान के बनने से पहले कोई ऐसी विधि थी, और विधि का मतलब क्या है, ये सब कुछ है। विधि का मतलब ये तो है कि अगर संविधान के बनने से पहले अगर कोई विधि ऐसी थी जो हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करती हो तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो अपने आप शून्य हो जाएगी। समझ में आ गया? और आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में ये कहा गया कि संविधान बनने के पश्चात, यानी कि 1950 के पश्चात अगर कोई विधि बनाई जाती है, यानी कि विधि का मतलब यहां पर क्या है, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना, परंपरा या कोई प्रथा अगर बनाई जाती है संविधान के पश्चात बनने के बाद, तो वो विधि अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 ये संविधान पूर्व विधियों की बात करता है और आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 संविधान पश्चात विधियों की बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन आर्टिकल 13 को 1 को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 13(1) के लेकर जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 को लेकर जो है 3 तरह के डॉक्ट्रिन दे दिए।
अलग अलग केसों में दी गए उन केसों का भी नाम बताऊंगा मैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्कृतता का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत क्या है। तो ये आर्टिकल 13 के 1 को लेकर ये आए। अब वो है क्या, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया। अरे भैया जी आप में एक बात बताओ, एक बात और सुन लो। जैसे जय ने पूछा है सर आर्टिकल 13 में कोई संशोधन भी नहीं हो सकता। अब तुम मुझे एक बात बताइए, जब मैंने आपसे पहली क्लास यानी कि कल की क्लास ली थी तो मैंने एक पॉइंट वहां लिखवाया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट इज ए अमेंडेबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आर्टिकल फंडामेंटल राइट में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आज की डेट में तो यही है, केशवानंद केस ने यही तो कहा था। अब इसके आगे जब मैं कहानी आपको कोर्ट के केसों की बताऊंगा तभी तो वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। कुल मिलाकर जो हमारा संविधान कहता है मैं तो उसकी बात बता रहा हूं, लेकिन आज अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो जिस तरीके से जब कोर्ट की लड़ाई आपस में संसद और न्यायपालिका की चली तो उसमें यह तय हुआ कि हमारे फंडामेंटल राइट में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि केशवानंद केस के अनुसार। और जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत दे दिया गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संभव है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये व्यवहार आज की डेट में यही है, लेकिन संविधान क्या कहता था उस चीज को भी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आर्टिकल 13 को लेकर अगर हम देखें, जो आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 है, जो बार बार ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर रहा है, संविधान पूर्व विधियों की बात कर रहा है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार कई केस बने। तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 को लेकर अब 3 डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिए। जैसे यहां पर बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का सिद्धांत, एक दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, और एक दिया डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत। तो इसको अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अधित्याग का सिद्धांत। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, अधित्याग का सिद्धांत। देखिए हुआ क्या था कि अमेरिका में एक मार्बरी वर्सेस एक मेडिसन केस आया था, और ये केस था अमेरिका का, यूएसए का केस था। एक्चुअली में वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन वहां के संविधान में नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट, वहां का जो फेडरल कोर्ट था, उसने जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अब बात यह आती है कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? अब इसी एक्चुअली में क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका की विधायिका की जो शक्तियां हैं,
ध्यान से समझना बच्चों, और कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि टू एग्जामिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्य, एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो हालांकि ये न्यायिक पुनरावलोकन का कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान में ये नहीं था, तो वहां पर इसका कोई वर्णन नहीं था। लेकिन बाद में जब अमेरिका में एक मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस आया यूएसए में, और बड़ा फेमस केस है ये वहाँ का, और वहाँ से ही हमने इसको उठाया था, क्योंकि इस केस को लेकर फिर हमारे देश में एल चंद्र कुमार केस आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है और ये जुडिशरी के पास ये पावर होती क्या है, क्योंकि आर्टिकल 13 का संबंध इसके साथ है। तो यहां पर ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना ही इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। सपोज करो कि सरकार ने कोई आदेश जारी किया और वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यानी कि जुडिशरी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस आदेश को रद्द कर सकती है। पार्लियामेंट ने मान लो कोई कानून बनाया और वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, जुडिशियल रिव्यू के तहत उस कानून को रिजेक्ट करने का अधिकार रखती है। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका और न्याय, यानी कि कार्यपालिका और जो विधायिका है उसको न्यायपालिका के द्वारा, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और तो ये हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया हमने? अमेरिका से। तो इसी को देखते हुए हमारे देश में एक एल चंद्र कुमार केस आया, और ये एल चंद्र कुमार केस क्या था? वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, और इसमें हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है इसकी बात की गई। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप जानते हो कि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू को कहीं किसी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा इस तरीके से भाई ये पर्टिकुलर इसका आर्टिकल है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार हमारे देश की जो जुडिशरी है वो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखती है। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमारा संविधान न्यायपालिका को दे देता है कि अगर सरकार कोई गलत आदेश जारी करती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर सरकार यानी कि संसद कोई गलत कानून बनाती है जो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, तो वहां जुडिशरी इस न्यायिक पुनरावलोकन के अकॉर्डिंग उन कानूनों को या उन आदेशों को रद्द करने का अधिकार रखती है। राइट, यहां तक समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल 13 को लेकर न्यायिक पुनरावलोकन की जो बार बार बात आ रही है वो इसी वजह से आई क्योंकि सरकारों ने जो नियम बनाए, सरकारों ने जो आदेश जारी करे या संसद ने जो कानून बनाया, तो उसको बार बार आर्टिकल 13 के तहत कोर्ट में चुनौती दे दी गई। और कोर्ट को अगर ये लगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर कोर्ट ने अपने नियम तैयार कर दिए। अब यहां पर आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 को लेकर यहां 3 तरह के सिद्धांत आए: डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहां पर जब हम बात करते हैं कि ये इतना तो क्लियर कर लिया, आपने लिख लिया कि नहीं लिखा? इतना पहले ये बताइए, इतना लिख लिया? मेरी वॉइस क्लियर है ना? देखिए, मेरी वॉइस क्लियर है?
ये आप लोग लिख चुके होंगे, आपने लिख लिया। ये लेट लतीफ क्यों आ रहा है, अब थोड़ा सा समझिए। तो मारबरी जो केस था, मारबरी वर्सेस मेडिसन केस जो सुप्रीम कोर्ट वहां का था अमेरिका का, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट आया वो हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहां से लिया, हमने कहां से उठाया, अमेरिका से। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है, पृथक्करणता का सिद्धांत क्या होता है, ये कहता है कि भाई अगर कोई कानून है और वो हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करता है, उस कानून का कोई सेक्शन, तो वो उस कानून का वो सेक्शन जो होगा वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे आप समझो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और कोई लॉ है, कोई कानून है, और आप जानते हो कि कानून के अंदर क्या होते हैं, धाराएं होती हैं, क्या होती हैं, सेक्शन होते हैं। अब उस कानून की कोई सेक्शन है, मान लो कि सेक्शन नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, ठीक है। अब इस कानून की ये 2 धाराएं जो हैं वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रही हैं, लिमिटेट कर रही हैं। तो इसका मतलब इस कानून की ये जो दोनों धाराएं जो हमारे फंडामेंटल राइट को लिमिटेट कर रही हैं, ये क्या हो जाएंगी, यहां से सेपरेशन कर दी जाएंगी, यहां से क्या कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी। ये अपने आप ही क्या हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो अपने आप शून्य हो जाएंगी। और अन्य कानून की जो अन्य धाराएं उस कानून की, वो सब की सब फंडामेंटल राइट पर काम करेंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करणता का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका मतलब समझे क्या, कि अगर कोई कानून है और उस कानून की कुछ धाराएं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, लिमिटेट करते हैं, तो सिर्फ वो धाराएं अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। दूसरी बात, एक और भी बात है कि चलिए इस कानून की ये जो सेक्शन है सेकंड और थर्ड, इसको अगर हटाने से पूरा कानून का जो एक मर्म है, अगर पूरा कानून का अस्तित्व, अगर सपोज करो कि इन दोनों धाराओं को खत्म करने से इस कानून का भी अस्तित्व अगर खतरे में आ जाता है, तो तब पूरा का पूरा कानून नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ए.के. गोपालन केस आया था, ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इस केस में और एक थापर केस आया था, थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। ये दोनों जो केस आए थे, इन दोनों केस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी। किसका मतलब क्या है, तो आई थिंक समझ में आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता क्या है। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तय किया, वो इन केसों में तय किया था कि ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में ऐसा कहा गया था। लेकिन अब समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या होता है। यहां तक आई थिंक आपने पॉइंट बना लिया होगा, मेरे साथ के साथ आप लिख सकते हो। ऐसा कोई मैं आलतू फालतू की बातें, यानी कि मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा कि भाई आपको, आप खुद भी आप नोट्स अपने हाथ आप खुद बनाइए। क्योंकि बच्चों देखो, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, चीजें तो किताबों में भी होती हैं, लेकिन नोट्स वो होता है जिसे क्विक रिवीजन होता है। अगर आप अपने हैंड्स नोट्स खुद बनाओगे तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिस वे में या जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस वे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चीजों का बस क्रक्स लिखिए और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहानी है क्या उसकी, ठीक है। हाँ, नोट जो है आपको बाद में मिलेगा, मैं आपको बताऊं कि रिटन नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे 2-4 क्लासें हो जाएंगे उसके बाद आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा, रिटन नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। और इस बैच में सबसे अलग बात है कि मैंने आज तक किसी बैच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन इस बैच में मैं खुद ये सोच रहा हूं कि 4 दिन की क्लास थ्योरी की ली जाए और फिर 5वें दिन क्लास आपकी जो मैंने 4 दिनों में पढ़ाया फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊं और एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराऊं, ताकि आपको चीजें व्यवहारिकता के साथ समझ में आए कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए खैर क्लियर है। अब उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या कहता है,
देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स ये बोलता है कि जैसे सपोज करो कोई कानून है, कोई भी कानून है, अगर उसको इनएक्टिव कर दिया जाए, इनएक्टिव यानी कि अशक्रिय कर दिया जाए, तो वो कानून अपने आप क्या हो जाएगा, वो इलिप्स हो जाएगा, वो अपने आप ही आच्छादित हो जाता है, गायब हो जाएगा। लेकिन अगर उस कानून को बाद में एक्टिव कर दिया जाए तो वो अपने आप ही सक्रिय हो जाएगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए कैसे समझोगे? आपने देखा होगा कि मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया था कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ? 2000, ये आपका 2020 में हुआ, जनवरी के महीना में। तो ये 104वां संविधान संशोधन आर्टिकल 334 से संबंधित है, और इसमें यह प्रावधान है कि जो लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में हर 10 वर्ष में SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा, हर 10 साल के बाद। ठीक है, किसका रिजर्वेशन? SC ST का लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा। तो अब ये रिजर्वेशन 2020 में खत्म हो चुका था, तो 2020 से 2030 के लिए फिर से ये रिजर्वेशन, ये अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें यह भी लिखा आर्टिकल 334 में कि जो लोकसभा है और जो राज्य की विधानसभा है, यहां पर क्या होगा? आंग्ल भारतीय की बात कर दी गई कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनका भी रिजर्वेशन हर 10 वर्ष में बढ़ेगा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 एंग्लो इंडियन होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट करेगा और विधानसभा में राज्यपाल करेगा। लेकिन हर 10 वर्ष में रिजर्वेशन बढ़ेगा, यानी कि 2020 से 2030 होना था। लेकिन हुआ क्या कि ये आर्टिकल 334 में 104 संविधान संशोधन करके ये लोकसभा और राज्य की विधानसभा में SC ST का तो रिजर्वेशन बढ़ा दिया 10 साल के लिए, लेकिन लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रिजर्वेशन नहीं बढ़ा तो इसका मतलब ये अपने आप ही क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? ये अपने आप ही क्या हो गया? इनएक्टिव। और इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया? ये इलिप्स हो गया, यानी कि ये गायब हो गया अपने आप ही। तो इसका मतलब अब जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो है अब आंग्ल भारतीय की सीट नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लाइन को खत्म कर दिया है, लाइन तो ये आज भी है, ठीक है, लेकिन इसको इनएक्टिव कर दिया, असक्रिय कर दिया, क्योंकि 10 साल के लिए रिजर्वेशन हमने नहीं बढ़ाया तो ये अपने आप ही क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन आने वाले भविष्य में मान लो कि सरकार फिर से इसको एक्टिव कर दे तो ये अपने आप ही अस्तित्व में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जब हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब हम उनका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे। राइट? तो इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स कहते हैं, यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे? आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे? इसी को हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और यहां पर केस आया था, मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो आच्छादन के सिद्धांत को लेकर केस कौन सा आया था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो ये जो केस आया था, इस केस में ये डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इसका मतलब क्या है। तो यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट पर डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का नियम भी काम करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेबलेबिलिटी का भी नियम काम करेगा। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स का सिद्धांत किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स केस में दे दिया गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत क्या होता है। इसको कहते हैं अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का मतलब यह है कि जब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं कि अगर वहां का कोई व्यक्ति अपने उन फंडामेंटल राइट को छोड़ना चाहे, उनका त्याग करना चाहे, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं अधित्याग का सिद्धांत। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारत में अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है, भारत में जो एक वंचित वर्ग के लोग बहुत ज्यादा है, भारत में गरीब बहुत लोग हैं, भारत में अल्पसंख्यक काफी लोग हैं, तो देन हमारे देश में फंडामेंटल राइट को क्या है? वेव नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर फंडामेंटल राइट को छोड़ना चाहे तो वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार नहीं है। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहते हैं।
यानी कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट को क्या है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये किस केस में कहा था? एक बासेश्वर नाथ केस आया था, एक केस आया था बासेश्वर नाथ, बासेश्वर नाथ केस आया था वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन, कमिश्नर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में केस, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो सिद्धांत बना वो सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत में कहा था? वो मैंने AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बताया, मैंने थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में बताया, फिर मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ फिलिप्स का सिद्धांत स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स केस में बताया, और जिसमें मैंने ये पॉइंट आपको बताया 104वां संविधान संशोधन का। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत जो है, ये जो हमारे देश में कोई भी मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता, ये किस केस में कहा? बासेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस में कहा था। तो आई थिंक आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 1 है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने 3 अपनी थ्योरी दी थी, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जो एलिप्स कहते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अगर मैं एक एक केस की कहानी बताने लगूं तो 1-1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर का आपसे ये कभी नहीं पूछेगा ये केस क्यों हुआ था, ठीक है। केस तो हमारे देश में लाखों हैं, अब मैं लाखों केसों को थोड़ी बताऊंगा, लेकिन जो मेन केस है कि जैसे केशवानंद केस क्यों आया था, गोलकनाथ केस, उसकी क्या कहानी रही, वहां तो चलो ठीक भी बनता है, ठीक है। लेकिन आप हर केस की अगर जड़ सुनना जाओगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर आपका जो कोर्स है वो 1 साल में भी खत्म नहीं होने का। मैं तो बता दूंगा भाई, मुझे तो कहानियां सबकी पता है मोस्टली केसों की, लेकिन हमें यह भी तो तय करना होता है कि कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। और मैं अगर इतना भी पढ़ा रहा हूं तो ये भी बहुत है, समझ रहे हो ना। और वही चीज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके मतलब की चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि ये टीचर अच्छी तरह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना नहीं देना है। और इस लेवल से मेरा पढ़ाने का प्रयास हो रहा है कि चाहे आपका IAS का क्वेश्चन हो, PCS का क्वेश्चन हो, और मोस्टली मैं अधिकतर जो है मेरा प्रयास ये रहता है कि जो अच्छे स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर IAS या PCS लेवल के, वो क्वेश्चन आपका ना छूटे, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब यहां से आप मुझे ये बताइए कि कोई पॉइंट है तो आप पूछ सकते हो। और आर्टिकल 13 का जो सब क्लॉज 2 है वो मैंने बता दिया कि अगर कोई विधि कोई भी बनाई जाती है मौलिक संविधान बनने के पश्चात, तो वो विधि अपने आप शून्य हो जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 का 3rd पॉइंट जो लॉ की परिभाषा बताता है, लॉ की परिभाषा में संविधान संशोधन नहीं दिया गया है। अब इसको लेकर जब हम आगे केस बताएंगे, जैसे मैं केस बताऊंगा शंकरी प्रसाद केस क्या है, सज्जन सिंह केस क्या है, आपका केशवानंद केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, आपका मिनर्वा मिल्स केस क्या है, कोहिलो केस क्या है, वो तमाम तरह के जो केस हैं जो आर्टिकल 13 को लेकर, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान संशोधन को लेकर जो बीच में वाद विवाद रहा, ये केस उनसे संबंधित है। क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट, अगर तुम आर्टिकल 13 को ध्यान से पढ़ोगे तो आर्टिकल 13 को लेकर विधायिका और जो संसद है और जो न्यायपालिका जुडिशरी, इनके बीच में आपस में वाद विवाद रहा। एंड में निचोड़ एक ही निकल के आया कि भाई संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, वो कर सकती है, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। क्योंकि केशवानंद केस ने एक अपना डिसीजन सुनाया और उसने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया कि ठीक है भाई, संविधान संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है और वो मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका मतलब संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है वो अनलिमिटेड, असीमित नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, लेकिन क्या जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में अनलिमिटेड हो सकता है? तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे कई पॉइंट हैं कि जहां न्यायपालिका का जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो राइट है
वो कई जगह सीमित कर दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 31A में सीमित कर दिया गया, आर्टिकल 31B में सीमित कर दिया गया और आर्टिकल 31C में सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो उन चीजों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा कि आर्टिकल 13 को लेकर क्या क्या केस रहे और क्या क्या न्यायिक पुनरावलोकन और एक संसद संविधान संशोधन का मतलब क्या है, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। और खासकर ये जो आर्टिकल 13 है वो मेंस के पॉइंट को लेकर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है जो मैंने कल से और अब तक क्लास में पढ़ाया है, उन चीजों को आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, इस बैच में मैं बता दूं कि ये जो बैच होगा इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा, इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा और हर 5वें दिन, यानी कि जैसे सोमवार से दिन आपका शुरू होता है तो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके 5 यानी कि 4 दिन के बाद 5वें दिन उससे संबंधित आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये मैंने इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर जैसे जैसे आपके थोड़े टॉपिक होते चले जाएं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाइए। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कैसा क्वेश्चन आता है और हम अगर क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे तो क्यों नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, और मेरी वीक में 5 दिन ही क्लास हुआ करेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को मेरी कोई क्लास नहीं होगी और लगभग ये बैच 3 महीने में जाके खत्म होगा और हो सकता है टाइम थोड़ा और भी 10 या 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, वैसे 3 महीने में खत्म हो जाएगा और इसकी वैलिडिटी लगभग 3 महीने और रहेगी। यानी कि आप ये समझो कि 6 महीने की वैलिडिटी आराम से रहेगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई कंफ्यूजन पॉइंट है तो मेरे से पूछ सकते हो। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का सिद्धांत सीधा सीधा है। मैंने यहां क्या लिखा है, कोई कानून है, अगर मान लो उसको इनएक्टिव कर दो, उस कानून पे काम ही मत करो, तो वो अपने आप ही इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा। जैसे अब बात करें कि 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ और लोकसभा राज्य की विधानसभा में जहां 2 एंग्लो इंडियन और 1 एंग्लो इंडियन, जहां 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन उनका बढ़ाया जाना चाहिए था, तभी तो ये एक्टिव में रहता, ये नहीं बढ़ाया तो ये अपने आप ही इनएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को कहते हैं हम इलिप्स होना, वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। लेकिन आने वाले भविष्य में अगर सरकार इसको फिर से लागू करना चाहे तो वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। यानी कि कोई कानून है और उस कानून पर सरकार कोई काम ना करे, ठीक है, बस वो ओनली वो कानून बन गया और उस पर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन ना करे, वो कानून ऐसे ही पड़ा हुआ, तो वो उसको इनएक्टिव ही तो मानेंगे हम। लेकिन अगर सरकार उस कानून पर काम करती तभी तो वो एक्टिव बनेगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स केस में यही तो कहा था कि ऐसे बहुत से कानून होते हैं कि वो कानून तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, उन पर सरकार यानी कि वो इनएक्टिव पड़े होते हैं, यानी कि वो इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं, ठीक है, उन पर कोई काम नहीं होता है, राइट। लेकिन जब उनको एक्टिव यानी कि जब उन पर कोई काम नहीं होता, वो असक्रिय हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो छिप जाते हैं। लेकिन जब उनको एक्टिव कर दिया जाता है वो फिर से सामने आ जाते हैं, जैसे ये है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है मैंने 104 संविधान संशोधन का, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कहां मिलेगा आपको। बिल्कुल प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे रहा हूं। सर समझ में आ गया, बट पार्ट 22 कब आंसर करेंगे और क्या पूछना चाहते हो? ये सुषमा जी आपने क्या पूछा है, पार्ट 22 और 25। तो एक काम करना कि पार्ट 22 से 25 पार्ट कैसे बन गए उसको समझा दीजिए, कल मेरे से पूछ लेना, क्योंकि अब तो टाइम फिनिश हो रहा है। आपके डिक्टो दिमाग में बैठा दूंगा कि पार्ट 22 से 25 कैसे हुए, कौन कौन से नए पार्ट आए। नए पार्ट आए 4, ठीक है, और नए पार्ट जब 4 बने, पार्ट 4A बन गया नया पार्ट, पार्ट 14A नया पार्ट बना, 9B और 9 जो 9A है और 9B, ये 4 पार्ट जोड़ दिए गए, तो टोटल 22 से कितने हो गए, 26 हो गए। लेकिन पार्ट 7 को खाली कर दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए एक माइनस कर दिया, तो पार्ट कितने बचे, 25। अब दूसरी बात आती है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में भाग हैं 22 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 26 हैं, तो आंसर आप लगाओगे 22। क्यों लगाओगे? क्योंकि संख्या के रूप में आज भी तो 22 ही पार्ट हैं, लेकिन हमने जो संख्या 25 जो बार बार कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अल्फाबेट के रूप में उसको जोड़ा है, ठीक है, तो वो एक नया पार्ट मान लिया जाता है। लेकिन संख्या के रूप में पार्ट तो आज भी ही 22 मिलेंगे, और सबसे पहले अगर 22 और 25 दोनों का ऑप्शन आता है तो आंसर पहली प्राथमिकता आप संख्या के आधार पर दो के आप 22 ही आंसर लगाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, अमेंडमेंट भी एक एक्ट है,
ठीक है, लेकिन उसको किस वे में पूछना चाह रहे हो अरिजीत साहब? एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 10 साल बाद ही बढ़ाया जा सकेगा, ये बीच में भी? हाँ, अगर सरकार चाहे तो अब बीच में बढ़ा सकती है, क्या क्यों नहीं बढ़ा सकती? क्योंकि 10 साल का तो कार्यकाल अब इसका खत्म हो गया ना, तो अब तो कभी भी बढ़ाना चाहे कब बढ़ा दे। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म कर दिया, और उसकी कहानी मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दी थी कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन की कहानी क्या होती है, इनका रिजर्वेशन क्यों खत्म किया गया, ये पॉइंट मैंने, आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हो, तो उसमें मैंने क्लियर किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मैंने आज ये क्लास ली, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये बताओ कि आप में से जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं या बाद में मेरी रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, तो आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। और एक तरीका और है, कई बच्चे मेरे से कई बार कहते हैं कि सर आप क्वेश्चनों के आंसर बहुत देते हो, जिससे क्लास हो जाती है डिस्टर्ब। ये बात मैं आप लोगों की सही मानता हूं, क्योंकि दो बातें सामने आती हैं। अगर हम आपके क्वेश्चनों का अगर जवाब ना दें तो आप पता क्या कहते हो कि सर को आता नहीं होगा इसलिए जवाब नहीं दिया। दूसरी बात यह आती है कि भाई सर तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, लेकिन अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो फिर यह दिक्कत आती है कि सर तो जो है बीच में आंसर देना शुरू कर देते हैं और क्लास का फ्लो टूट जाता है। अब आप खुद ही तय करिए कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैं अपनी बात बता दूं तो मुझे क्वेश्चनों के आंसर देने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, पढ़ाते हुए तो मुझे कई साल हो गए, मैं लगभग आईएएस पीसीएस की दुनिया में 10 साल से पढ़ा रहा हूं लगभग, ये मान के चलो। तो मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप जो पूछना चाहोगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं क्लास भी डिस्टर्ब होती है। और मैं अगर अपनी थिंकिंग बताऊं तो मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे कुछ ना लिखना पड़े, और आप पूछो और मैं आपका आंसर दूं, आप पूछो और मैं आपका आंसर दूं। ठीक है, क्योंकि कई बार तो मैं ऐसा भी कर देता हूं कि जब हफ्ते में क्लास होती है तो कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं एक डाउट क्लास रख लेता हूं कि जो पूछना है वो पूछ लो। वो डाउट क्लास हालांकि इस बैच में भी रहेंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात यही कहना चाहता हूं कि इस बार थोड़ा सा प्रयास मैं ये करूंगा कि क्लास शुरू जब हो तब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, और क्लास जब एंड हो तो 10 मिनट के लिए तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि आपका कोर्स भी फ्लो के साथ आगे बढ़ सके, और बीच में थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करें ताकि मैं कोर्स को भी आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में और बाद में आप क्वेश्चन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैं क्वेरी छोड़ता नहीं हूं सर, जितना टाइम से बात कर रहे हुए उतने टाइम में तो मेरे क्वेश्चन का, हाँ क्या क्वेश्चन आपने क्या पूछा? आईएएस, एक आईएएस नाम का लड़का है, क्या पूछा है आपने? फिर से पूछिए। बताइए बच्चे, जो आईएएस नाम का एक लड़का है, तो उसने मेरे से कहा है कि इतने टाइम में तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देते। आप पूछो ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। बिल्कुल जी, मैं ऑफलाइन में ही पढ़ाता हूं। अब आईएएस नाम का जो बच्चा है जो मेरे से कह रहा है इतनी देर में तो मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, तो भैया पूछ लो ना। अब मैं खड़ा हूं, मैं आपके क्वेश्चन के लिए खड़ा हुआ हूं कि क्या क्वेश्चन है आपका। केशवानंद भारती केस क्या है? तो केशवानंद भारती केस में जो बच्चे आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है, एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो गोलकनाथ केस आया था, तो गोलकनाथ केस में 1967 का केस था और उसमें 11 जजों की बेंच बनी थी। तो उसमें यह क्या हुआ था कि इसको आर्टिकल 13 को सही माना था, और उसमें यह कहा गया था कि ये जो संविधान संशोधन, ये विधि का जो मतलब है ये संविधान संशोधन से भी है। ठीक है, यानी कि विधि का मतलब संविधान संशोधन से भी माना जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि है। ठीक है, अब से पहले इसको सामान्य विधि नहीं माना जा रहा था सज्जन सिंह केस और शंकरी प्रसाद केस में। तो फिर गोलकनाथ में एक रिजल्ट निकल के ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि माना जाएगा, और आर्टिकल 13 में यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा गोलकनाथ केस में कह दिया गया था। अब इसके बाद जब केशवन, क्योंकि हुआ क्या था कि यहां 24वां संविधान संशोधन हुआ इसके बाद, तो सरकार ने जो है गोलकनाथ केस को पलटने के लिए आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ दिया, और उसमें कहा कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पे लागू नहीं होगी।
इसका मतलब जो गोलकनाथ केस में यह बोला गया था कि संविधान संशोधन भी एक ऑर्डिनरी लॉ, एक सामान्य विधि माना जाएगा, तो इसको पलटने के लिए इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन करके 71 में आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 जोड़ दिया, जिसमें यह कह दिया गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पे लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस को जो है इस आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 को कोर्ट में चुनौती दी गई केशवानंद केस के रूप में। तो वहां केशवानंद केस ने इसको बिल्कुल सही माना और गोलकनाथ केस को पलट दिया, और गोलकनाथ केस को पलट के यह कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट हो या हमारे संविधान का कोई भी भाग हो, संसद संशोधन करके हमारे मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का मूल ढांचा होगा, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। और यही सिद्धांत आज भी काम करता है। लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो मूल ढांचा है, इसकी परिभाषा ना तो हमारे संविधान में कहीं डिफाइन है और ना आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसको डिफाइन किया है। लेकिन यह कहा है कि जैसे जैसे हमारे पास केस आएंगे तो हम बताते जाएंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर हम देखें तो आज की डेट में जैसे समाजवाद है, पंथ निरपेक्षवाद है, समानता है, स्वतंत्रता है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, देन इसके अलावा ऐसे कई तरह की जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन है, आर्टिकल 3 यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन सबको जो है संविधान का मूल ढांचा माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये IAS नाम का जो लड़का है उसके आंसर का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी एक कहानी उसकी बताई आपको। गौरव कह रहे हैं सर अंतिम के 15 मिनट आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब जो किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब आपके क्वेश्चनों के जवाब देता हूं। मैं तो चाहती हूं मेरे से क्वेश्चन ही पूछते रहो, मुझे पढ़ाना ना पड़े, बस ये कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं आपको पढ़ा दूं। और रियली बता रहा हूं कि बच्चे मैं ऑनलाइन एक जगह और बैच लेता हूं, और वहां तो मेरा एक बैच जो है क्वेश्चन आंसर डाउट सेशन ही चलता है सिर्फ, मैं वहां कहीं कुछ पढ़ाता नहीं हूं। ISPCS का एक बैच चलता है, 2 घंटे की क्लास होती है और डाउट सेशन का होता है बस ओनली। और आपको ये बता दूं कि वो लगभग यानी कि उसकी 1000 फीस रहती है डाउट सेशन की, और 1 महीना बच्चे डाउट सेशन करते हैं ओनली। और डाउट सेशन में जो पूछना है वो पूछ लो, और वहां पर बस इतना उनके डाउट सेशन ही क्लियर करता हूं। जैसे आपको तो मैं पूरा फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं कि क्या क्या कैसे हुआ, तो यानी कि डाउट सेशन का भी बैच बनता है मेरा। अच्छा, आप एक गर्ल हैं, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बच्चे। देखो, मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं या बहुत कुछ जानता हूं। ये इस तरह की बातें तो बड़ी बेकार की बातें होती हैं ना, मेरे अंदर कोई इस तरह का कोई घमंड या कुछ ऐसी बातें नहीं है। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, मेहनत करके पढ़ाता हूं आप लोगों के साथ। और ये मेहनत जानते हो क्यों करता हूं आप लोगों के साथ? क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हमारे कंटेंट में ताकत नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आपका सिलेक्शन हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूं, और यही मेरा तरीका रहता है। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, लेकिन मेरे पढ़ाने में हमेशा आपको ईमानदारी दिखाई देगी, यानी कि पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाता हूं आप लोगों को। और यही कारण है कि बच्चे मेरे बैच को पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं भी कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ता उन बच्चों के लिए। हमेशा व्यवहारिकता के साथ पढ़ाने का मैंने प्रयास किया है। किताबी भाषा कभी नहीं पढ़ाता, क्योंकि किताबी भाषा कभी बच्चे को समझ में नहीं आती। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे जो है बड़े व्यवहारिक एग्जाम्पल मिलेंगे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ओवरऑल बस इतना ही है, सफिशिएंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है, और हमेशा टीचर को ईमानदार होना चाहिए बच्चे के प्रति, और हमेशा अच्छा कंटेंट देना चाहिए। मेरा खुद का मानना यही रहता है। राइट, तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है, और वो सोमवार को क्लास होगी, सैटरडे और संडे को मेरी कोई क्लास नहीं होगी। और ठीक है, तो थैंक्स बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।